हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि KKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिवाइज सिलेबस अपलोड कर दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो देख सकते हैं, हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, वो देख लें। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, उन्होंने सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लाया है सिलेबस में। बाकी उन्होंने उसमें क्राइटेरिया के बारे में बताया है। क्राइटेरिया के बारे में बताया, क्राइटेरिया यही है कि आप अगर ओपन कैटेगरी के हैं तो आपको 50% चाहिए ग्रेजुएशन, और सभी स्ट्रीम्स एलिजिबल हैं इसको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो SC SC हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनके लिए 45% तक है। चलो हम आज का टॉपिक अपना अकाउंटेंसी का स्टार्ट करते हैं, जो कि है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। मुझे ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस टॉपिक में क्या करना होता है, आपने मिस्टेक्स ढूंढनी होती है, और एज ए ट्यूटर हर ट्यूटर को गलतियां निकालना बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हम देखते हैं फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या बोलता है। ये रहा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है। तो डेफिनेशन आपकी ये आ गई। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट है विच रिकॉर्ड्स डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड द जनरल लेजर, जो फाइंड आउट करती है आपका डिफरेंस बैंक स्टेटमेंट और जनरल लेजर के बीच में। मतलब आप जो अब आप अपनी दुकान पर, अपने घर पर जो भी, उस पर आप उधर संभाल रहे हो अपने जनरल, एक लेजर बना रहे हो, कैश अकाउंट है ना। और दूसरा लेजर आपके पास होती है एक पासबुक, ठीक है। उन दोनों में डिफरेंस क्यों है, आपने ये पता करना है इस स्टेटमेंट के जरिए। अभी मैं सिखाऊंगा क्यों है, सब कुछ बताएंगे हम, ठीक है। तो द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बैंक स्टेटमेंट इशूड बाय द बैंक, जो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में है आपके, बैंक ने जो इशू की है, एंड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग बुक, और जो अकाउंट संभाल रहे हो आप, हमने अभी बनाया था ना, कैश अकाउंट बनाया था। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका लेजर बना रहा है कैश अकाउंट का या बैंक अकाउंट का, कैश बुक कह सकते हो, माइट डिफर, उसके चांसेस हैं अलग अलग होने के। एक आपके पास होती है पासबुक, सब होप कि सभी ने पासबुक देखी होगी। पासबुक और कैश बुक, ये दोनों चेंज क्यों हैं, दोनों की जो एंड में बैलेंस आपने किया, आपने 31 मार्च को बैलेंस किया, दोनों का चेंज क्यों है, हम उस पर्पज के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हमें उसका रीजन पता चल जाए। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS का मतलब है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। चेक्स एंट्रीज ऑन ए मंथली बेसिस, मंथली बेसिस भी कह सकते हो, ज़रूरी नहीं है, जब उसका मन करे वो कर सकता है। जब उसे पता चला कि हाँ मेरी मैच नहीं कर रही, मैं मैच करके ही रहूँगा, तो वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है। अब BRS मीन्स मैचिंग रिकॉर्ड, असली में रिकन्सिलेशन का स्टेट मीनिंग ही मैचिंग है। आप उसे अपनी डिक्शनरी में सर्च कर सकते हो। रिकन्सिलेशन, रिकनसाइल का मीनिंग क्या होता है, मैचिंग। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक द रीजन बिहाइंड द, ये इसका आ गया ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो दो बुक्स हमने बात की, कौन कौन सी दो बुक्स बात की, एक पासबुक और एक कैश बुक कह सकते हो, उन दोनों बुक्स में चेंजेस क्यों हैं। अब मैं बताता हूँ चेंजेस क्यों हैं। आप आपकी ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है थोड़ा। ये मैं पहले वाइट स्क्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। एक आपके पास क्या होती है, पासबुक, होप कि सभी ने देखी होगी पासबुक, पासबुक। और दूसरी बुक होती है कैश बुक, ठीक है। अब क्या होता है, पासबुक जो है वो क्या है, पासबुक है आपकी दैट बुक विच इज मेंटेन्ड बाय अ बैंक, वो उसमें आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट है कि आपके अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज हुई हैं। उसमें आपकी क्या है, प्रॉपर स्टेटमेंट। आप जाते हो बैंक के पास, बैंक में जो काउंटर पर बैठे होते हो, आप कहते हो हमारी ये बुक फिल कर दो, कहते हो ना। फिर आपको उधर बैंक में पूरा आपकी वो प्रिंटेड होके आ जाती है, कहीं हैंड रिटन होती है, कहीं प्रिंटेड होती है। तो उधर आपको बता देते हैं आपके पिछले दिनों में कितना पैसा डेबिट हुआ और कितना पैसा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो वो पासबुक के जरिए आपको पता चल जाता है। फिर कैश बुक क्या है, जो आप अपनी शॉप पे, या जो आपका अकाउंटेंट जो आपका मेंटेन कर रहा है, हमने कैश बुक बनाना सीखी थी पीछे,
जब पैसा आया तो डेबिट साइड करते थे, जब पैसा गया तो क्रेडिट साइड करते थे। ठीक है, हम क्या करते थे, जब पैसा आया तो डेबिट साइड, जब पैसा गया तो क्रेडिट साइड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जब बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हो तो आपके टेक्स्ट मैसेज आपको क्या आता है? उधर आपको टेक्स्ट मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। उधर क्या आता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। उधर क्रेडिटेड क्यों लिखा होता है? मैंने अभी पीछे बोला, हम कैश बुक में क्या करते थे, डेबिट साइड आपकी क्या होती थी? प्लस वाली साइड। डेबिट साइड आपकी क्या है? प्लस वाली साइड। और क्रेडिट साइड क्या है आपकी? माइनस वाली साइड। लेकिन पासबुक में जो आप पैसे जमा कराते हो, आपके पास अभी मैसेजेस पड़े भी होंगे आपके फ़ोन में, आप उधर ज़रूर देखना, आप उधर लिखा होगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। उधर क्रेडिटेड इसलिए लिखते हैं, हमने फर्स्ट रूल किया था पर्सनल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें आप क्या हो? जब आपने पैसे दिए हैं तो आप क्या हो? गिवर हो। आपने बैंक को दिए हैं ना, तो इसलिए उधर आपका लिखते हैं ये क्रेडिट। तो ये चीज़ याद रखो, पासबुक में क्रेडिट साइड आपका प्लस है। आपका मतलब बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आपका प्लस है और डेबिट साइड आपका माइनस है। ये चीज़ याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, पासबुक में उल्टा हो जाता है, कैश बुक में अलग है और पासबुक में अलग है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस क्यों आता है, उनमें चेंजेस क्यों आते हैं? ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट। समझ लो आपके कैश बुक का बैलेंस है, सॉरी, हम पहले ले लेते हैं पेन। तो आपके कैश बुक का बैलेंस है, समझ लो 100 रुपीज़। लेकिन पासबुक का आपका बैलेंस है 80 रुपये। ओ भाई, ये 20 रुपये कहाँ चले गए हमारे? हमने ये ढूंढने में। अब ये जो 20 रुपये हमने ढूंढने हैं, इसके रीज़न बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। जब आप इसमें पासबुक में एंट्री कराओगे तब आपको मेन रीज़न पता चलेगा। अब मैं बताता हूँ रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। अब बैंक आपको पता है हर 3 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट देता है, हर 3 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट देता है। आपसे पूछता तो नहीं है मैं आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दूँ? कभी आपको बैंक का फ़ोन आया, भाई आपका इंटरेस्ट बन गया 200 रुपये, आपके अकाउंट में डाल दूँ मैं? तो वो आपसे बिना पूछे डाल देता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, जब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, इसमें तो प्लस कर दिया, पासबुक में आपने प्लस हो गया इंटरेस्ट, लेकिन कैश बुक में तो आपको पता ही नहीं है। कैश बुक में आपको पता ही नहीं है। आपको तो तब पता चलेगा जब आप एंट्री कराओगे, है ना? तो ये रीज़न, पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न, आपके बैंक चार्जेस कटते हैं आजकल, कितने तरह के बैंक चार्जेस हैं, एटीएम चार्जेस लगा लो, पासबुक एंट्री चार्जेस लगा लो, मैक्सिमम बड़े ज़्यादा हैं इधर। तो अब कोई भी बैंक चार्जेस कटते हैं, उसके लिए भी बैंक आपको फ़ोन नहीं करता, वो जब उसकी मन करता है 3 महीने के आता है, 4 महीने के बाद वो पैसे काट लेता है, इधर से माइनस कर लिया। लेकिन इधर तो आपको पता ही नहीं है, तो आप इधर से कहाँ से एंट्री करोगे? उधर तो कंप्यूटराइज चल रहा है, लेकिन इधर हमें पता ही नहीं है, पासबुक में हमें पता ही नहीं है। तो ये इन कारणों के कारण इनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, और भी बड़े रीज़न है, मैंने आगे लिखे भी हैं। अब किसी कस्टमर ने आपसे बिना पूछे आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, आपको बिना बताए, आपको बैंक में पैसे आ गए लेकिन कैश बुक में पैसे नहीं आए। अब एक और सबसे बड़ा रीज़न, आपने किसी को चेक दिया है, आपने किसी को चेक दिया है। जब आपने किसी को चेक दिया, आपने क्या किया? एंट्री पास कर दी। मैंने आपको पहले बोला था, जैसे आप चेक दो आपने एंट्री पास कर देनी है। आपने कैश बुक में से माइनस कर दिया, आपने कैश बुक में से माइनस कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, वो जो जिसको आपने चेक दिया था, वो कहता कि मैं थोड़े दिनों बाद उसे एनकैश कराऊंगा या अपने बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, क्योंकि अभी उसके पास क्या पता टाइम नहीं मिल रहा उसे, कोई और रीज़न भी हो सकता है। आपने कैश बुक में से तो माइनस कर लिया, लेकिन इसमें माइनस नहीं हुआ, इसमें से माइनस तो हुआ ही नहीं। आपको जैसे मैं बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, हर जो आपका चेक होता है 3 महीने तक वैलिड होता है। वो 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी पैसे निकाल सकता है। आपने समझ लो 1 जैन को चेक दिया, 1 जैन तक आपने चेक चेक दिया, तो उसकी वैलिडिटी कब तक है? 31 मार्च तक।
उसने, आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो 31 जैन को, आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या बना रहे हो 31 जैन को, आपने देखा भाई उसने तो अभी तक पैसे निकाले नहीं हमारे बैंक से, हमने चेक तो दे दिया है। तो ये रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। दे आर मल्टीपल ऑफ रीजन। अब हम देखते हैं और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, मैंने लिख के भी रखे हैं थोड़े। ये आ गए आपके रीज़न। आपका पहला रीज़न मैंने लिखा है डिपॉजिट इन ट्रांसिट। ट्रांसिट में जब आप डिपॉजिट करोगे तो cash and check that have been received and recorded by the company but have not yet been recorded on the bank। मतलब आपने कोई कैश या चेक आपने रिसीव किया था बट हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, मतलब आपने उस चेक को लगाना भूल गए। इसका उल्टा हो गया, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी ना, उसका उल्टा। आपको मैंने चेक दिया, ठीक है, आपने कहा कि मैं 20 दिनों बाद लगाऊंगा, लेकिन मैं उधर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो, आपको उधर पता चला कि अभी तक हमने ये चेक तो लगाया ही नहीं, हमने रिसीव तो कर, चेक ले तो लिया था, अपनी कैश बुक में एंट्री तो कर दी, लेकिन बैंक में तो हम लगाने ही नहीं गए। अब बैंक भी, अब आपको ये चीज़ भी पता होगी, आप चेक देते हो तो बैंक 3 दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, है ना। अगर आपके इंडिया में ही आपकी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ही अगर आपकी ट्रांजैक्शन होगी तो 3 दिनों में पैसे आपके ट्रांसफ़र होते हैं। तो 3 दिन क्या, उन 3 दिनों के बीच में क्या था, हमने स्टेटमेंट बनानी हो, अभी तक पैसे नहीं कटे। अगला, आउटस्टैंडिंग चेक्स, जो आपके चेक्स जो आउटस्टैंडिंग है, चेक्स दैट हैव बीन इशूड, जो अभी मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूँ, आपने किसी को चेक दे दिया है लेकिन उसने अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने बैंक में लगाया ही नहीं चेक, उसकी पॉकेट में ही पड़ा हुआ है, उसने अपने लॉकर में ही रखा है। बैंक सर्विस फी, जो मैंने बताया, बैंक ने आपसे चार्जेस काट लिए लेकिन उसने तो बताया ही नहीं आपको, आपको बताने वाला थोड़ी बनता है वो, रोज सब आपको फ़ोन थोड़ी करेगा। प्रोवाइड टू कस्टमर बट दीज अमाउंट आर यूजुअली रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट ही होती है, फिर भी 25-30 रुपए का भी फ़र्क आ जाए, इंसान तो आजकल ढूंढने बैठ जाता है कहाँ चल के मैं 25-30 रुपए। इंटरेस्ट इनकम, अब आपको कोई इंटरेस्ट आना था, आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं समझ लो, अब शेयर्स पे जो इंटरेस्ट आता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। एकदम से आपके अकाउंट में इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ गया, आपको उसने बताया ही नहीं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। एक और रीज़न हो सकता है, आजकल क्या होता है, आपने जो इंश्योरेंस कराई होती है, आपने अपना बैंक अकाउंट उसमें लिंक किया होता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मंथली आपके चार्जेस कटते रहते हैं। अब जिनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑटोमेटिकली बैंक से कटती रहती है, उन्हें चेक काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने आगे ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया होता है। तो ये रीज़न भी हो सकते हैं आपके बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के, आपकी पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आने के, ये रीज़न हो सकते हैं। आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं, विच ऑफ द रीज़न में अराइज डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीआरएस, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे मैंने, अब जिन बच्चों ने पासबुक देखी नहीं हुई उनके लिए मैंने ऐसे ही पासबुक की थोड़ी सी एक फ़ोटो अपलोड कर दिया है, पासबुक कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। तो इधर देखते हैं, ये आया आपका एटीएम चार्जेस, ये इंटरेस्ट आपको क्रेडिट हुआ है, ये देख रहे हो, इंटरेस्ट क्रेडिट, उन्होंने क्रेडिट साइड लिखा, आपको 4 रुपये इंटरेस्ट आया है। फिर एटीएम चार्जेस ये कटे हैं 200 रुपये, तो उन्होंने डेबिट साइड लिखा है। ये कैश डिपॉजिट किया आपने, 500 रुपये का आपने कैश डिपॉजिट कोई किया होगा, वो इधर आ गया, और ये आपका बैलेंस होता है। ये आपकी पासबुक ऐसी दिखती है, ठीक है। ये आप बैंक में जाते हो, बैंक से बैंक वालों को बोलो कि हमारी पासबुक को अपडेट कर दो, वो कर देंगे। अब आगे मैंने ये बनाया है इसका फॉर्मेट, इसको आप बनाते कैसे हो, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, यही है सिंपल, इसमें प्लस और माइनस करने हैं, ठीक है। इसमें आपने सिंपल क्या करना होता है, प्लस या माइनस। अब अब आपने पता करना है कि कौन सी आइटम आपकी ऐड होगी, कौन सी आइटम आपकी लेस होगी, वो कैसे पता करना है, अभी हम बताते हैं कैसे। देखो, हमारे पास आंसर क्या है, कैश बुक वाला, समझ लो आपकी कैश बुक में आंसर है 100 रुपये, और आपके पासबुक के आंसर तक आपने पहुंचना है, जो आपका आंसर है 120 रुपये, ठीक है। आपने पहुंचना किस पे है, पासबुक पे पहुंचने। आप क्योंकि, अब ये बताओ,
पासबुक में आप चेंजेस ला सकते हो, आप बैंक वालों को बोल सकते हो कि ये मुझे पेमेंट आई थी इसे कैंसिल कर दो, ये कभी नहीं हो सकता। ये मुझे इंटरेस्ट आया था ये कैंसिल कर दो क्योंकि मैंने कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की। आप चेंजेस किस में ला सकते हो? कैश बुक में, क्योंकि वो उसमें ही आपका हक है, उसी को आप चेंजेस ला सकते हो, वही आपके पास है, कैश बुक ही आपके पास है, आपके पास आपका अकाउंट नहीं है, अकाउंट आपका कंप्यूटराइज बैंक सिस्टम संभाल रहा है ना। अब कैश बुक ही आपके पास कॉपी है, उधर ही आप कटिंग कर सकते हो, उधर ही आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो यही है, आपने आंसर कहाँ तक पहुंचना है? पासबुक में। अब ये चीज़ याद रखना, ध्यान से सुनो, जो आइटम पासबुक में प्लस हुई हैं, जो आइटम पासबुक में प्लस हुई हैं, हम इसमें भी प्लस कर देंगे ताकि इसका आंसर आ जाए, कैश बुक में भी हम प्लस कर देंगे। जो आइटम पासबुक में माइनस हुई हैं लेकिन इसमें माइनस नहीं हुई, कैश बुक में माइनस नहीं हुई, तो इसमें भी हम माइनस कर देंगे। अब ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अब समझ लो कोई आइटम ऐसी हो सकती है जो कैश बुक में आपने प्लस की लेकिन इसमें माइनस नहीं की, कैश बुक में आपने प्लस की लेकिन इसमें इसमें प्लस नहीं की। अब इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते, आप चेंजेस इसमें ला सकते हो सिर्फ कैश बुक में। कैश बुक में आपने प्लस किया है तो इसमें आप माइनस कर दो, उसका उल्टा कर दो। जो आपने कैश बुक में कर दी है ना, जो आपने गलती कर दी है, जो आपकी मिस्टेक है, उसका आपने उल्टा कर देना है। अगर आपने कैश बुक में से कोई माइनस किया है तो उसका आपने प्लस कर देना है। ये चीज़ याद रखो। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जो आप पासबुक में प्लस कर चुके हो वो आपने कैश बुक में क्या करना है? प्लस। जो पासबुक में माइनस कर चुके हो वो आपने कैश बुक में माइनस। जो आप कैश बुक में माइनस कर चुके हो उसे आप प्लस कर दो, उसका उल्टा कर दो, क्योंकि आप चेंजेस किस में ला सकते हो? सिर्फ कैश बुक में। इस पे आपका हक नहीं चलता, इस पे आपका कोई हक नहीं है। कैश बुक में आपने अगर माइनस किया तो प्लस कर दो, अगर प्लस किया तो उसे आप माइनस कर दो। ये चीज़ याद रखो। अब यही आइटम्स मैंने थोड़ी सी लिखी हुई हैं, तो देखते हैं क्या लिखी हैं। पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। तो ये पहली आइटम लिखी है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी को चेक दिया था, आपने किसी को चेक दिया था लेकिन अभी तक उसने चेक लगाया ही नहीं, उसकी पॉकेट में ही रह गया, उसके लॉकर में ही रह गया। जब आपने किसी को चेक दिया, आपने कैश बुक में से तो माइनस कर दिया होगा, लेकिन इसमें तो माइनस हुआ ही नहीं। अब हमारा हक इस पे तो चलता ही नहीं है, इसको हम माइनस तो कर नहीं सकते। तो आप कैश बुक में माइनस कर चुके हो तो इसको आप ऐड कर दो, इसलिए ये आपने ऐड वाले सेक्शन में लिखी है। उसका उल्टा कर दो, जो आपने कैश बुक में पहले का कर चुके हो उसका ऑपोजिट आइटम कर देनी है। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट आपको आया बैंक की ओर से, मैंने पहले बताया आपको इंटरेस्ट जब बैंक की ओर से आया, बैंक की ओर से आया, बैंक वाला आपको बता के आपके अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं डालता, उसमें तो प्लस हो गया लेकिन इसमें प्लस नहीं हुआ, तो इसमें प्लस कर दो। जो पासबुक में हो रहा है वैसा सेम इधर होगा, इसलिए ये प्लस में लिखा है। डेटर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, अब किसी कस्टमर ने सीधे आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए आपको बिना बताए, आपने इसमें तो प्लस कर दिया तो इसमें भी प्लस कर दो, ठीक है ना। होप कि सभी को समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन 2-3 बारी रिपीट कर करके देखो तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये आपकी जनरल नॉलेज है और कुछ नहीं है इसमें, इसमें कॉमर्स की नॉलेज का कोई नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट की नॉलेज का कोई इशू नहीं है। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंकर, अब बैंकर ने रॉन्ग क्रेडिट कर दिया था तो इसे भी आप प्लस कर दो, ठीक है। अब कलेक्शन बाय बैंकर एज पर कस्टमर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अब बैंक ने आप कोई पैसे लिए थे, बैंक में डायरेक्टली कोई पैसा आया, जैसे मैंने वही बताया था शेयर्स पे इंटरेस्ट, तो इसमें प्लस हो चुका है तो इसमें भी आपने क्या करना है? प्लस कर दो। अब इसमें जो लेस आइटम्स कौन कौन सी होनी है? आपने लेस आइटम्स कौन कौन सी करनी है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, आपने कोई चेक डिपॉजिट किया था बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, आपने मतलब चेक डिपॉजिट कर दिया था, मैंने बताया 3 दिन लगते हैं, तो अभी तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, आपने इधर तो माइनस कर दिया हुआ है, सॉरी इधर तो प्लस कर दिया हुआ है, आपको पैसा आया है ना इसमें, इधर तो आपने प्लस कर दिया हुआ है, तो इधर आप अब क्या कर दो? माइनस कर दो। इस चेंजेस आप इसमें ला सकते हो, ना कि पासबुक में। डिसऑनर्ड चेक, अब आपका चेक बाउंस हो गया, आपने जो चेक लगाया था वो बाउंस हो गया, आपने इधर तो प्लस कर दिया लेकिन इधर तो प्लस हुआ ही नहीं, बाउंस हो गया, तो माइनस कर दो, उसका उल्टा कर देना हमने, इसलिए इधर हमने क्या कर देना? माइनस।
बैंक चार्जेस आपके पासबुक में से माइनस हो चुके हैं, तो इसमें से भी माइनस कर दो। रॉन्ग डेबिट इधर से माइनस हो चुके हैं, तो इधर से भी माइनस कर दो। पेमेंट्स एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अब आपने कोई पेमेंट करनी थी, आपका समझ लो बिजली का बिल ही अपने आप कट जाता है आपके अकाउंट से, आपकी इंश्योरेंस अपने आप कट जाती है अकाउंट से आपको बिना बताए, तो इधर से भी आपको माइनस करना पड़ेगा ना, बिना बताए आपसे कट चुका है। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा, ये सारी प्लस वाली आइटम है, इनका प्लस इधर आ जाएगा और उसको पासबुक की कैश बुक की एंट्री से प्लस कर देना, आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर ये आइटम्स है माइनस वाली, इन सभी का प्लस करना, इनका प्लस कहाँ लिखना है आपने, इधर। फिर इसको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है इस वाली आइटम से, कौन सी वाली आइटम से, इससे माइनस करना, और आपका आंसर आ जाएगा आपकी पासबुक वाला सेम। ठीक है, यही था इसका फॉर्मेट। अब आगे देखते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आपको एमसीक्यू में यही पूछेंगे, ज़्यादा चांसेस यही हैं। तो देखते हैं क्या लिखे हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज़ मेयरली अ स्टेटमेंट, इसका नाम क्या है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट है। आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अकाउंट, उधर ऑप्शन दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, कैश की स्टेटमेंट, BRS, तो उधर आपका आंसर क्या आ जाएगा, BRS इज नॉट ए अकाउंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट। हमने अभी पीछे एक को स्टेटमेंट की थी, वो क्या थी, बैलेंस शीट। BRS एंड बैलेंस शीट आर टू स्टेटमेंट्स, याद रखना। इट डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हमने अभी पीछे जो भी किया अभी तक वो डबल एंट्री सिस्टम किया है, और एक किया था हमने सिंगल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट नहीं आया। अगर इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट आता तो हम उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इसका कोई इसमें डेबिट, ये आपका रफ कॉपी में भी कर सकते हो, ये आपका रफली आपका एक तरह का चेक करना है कि मेरी ये गलतियां क्यों निकली। इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन बैंक स्टेटमेंट, इसका मेन मकसद बता दिया, एंड बैंक अकाउंट इन योर लेजर डज नॉट मैच, जब ये आपका मैच नहीं करता। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग BRS, तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो या कॉपी में जो भी आप नोट्स बना रहे हो उधर लिख लो। विच आर द टू बुक्स इन्वॉल्व इन BRS में कौन कौन सी दो बुक्स इन्वॉल्व है, एक कैश बुक कह सकते हो, सॉरी मैंने द अकाउंट लिख दिया है, कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक, ये दो बुक्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ये भी लिख लो, इट बाय हुम इट इज प्रिपेयर्ड, कौन प्रिपेयर करता है, बिजनेस एंटिटी, नॉट बाय बैंक। अब ये नहीं करना कि आप बैंक एम्प्लॉय के पास जाओ, सर मेरे कैश अकाउंट में तो बैलेंस आ रहा है 10,000, लेकिन आपके बैंक वाला मेरा दिखा रहा है 8,000, जल्दी से मुझे मिस्टेक ढूंढ के बताओ, आपने कहीं गलती की होगी, वो आपको बाहर निकाल देगा। तो ये याद रखो, ये आप खुद बनाते हो, ये बिजनेसमैन खुद बनाता है। ऑप्शन आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बाय द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेसमैन, बाय द बिजनेस हो सकता है, जो भी ऑप्शन होगा ये मैं बस बता देता हूँ, ये कौन बनाता है, बिजनेस खुद बनाता है, ना कि कोई बैंक बना के देगा। बैंक के पास नहीं जाना कि सर हमें BRS बना दो। इट इज़ ए पीरियोडिकल स्टेटमेंट, मतलब आप टाइम टू टाइम बनती रहती है, पीरियड के बाद बनती रहती है, महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी बना सकते हो। अब इधर मैंने मेन ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, टू नो द रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू बुक्स, दो बुक्स के बीच में डिफरेंस क्यों है। आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। होप यू ऑल आर इंजॉइंग आवर लेक्चर, और हमने MCQ की थर्ड पार्ट भी डाल दिया हुआ है, आप उसे भी देख लें एक बारी। हम कोशिश करेंगे कि इस संडे को क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें एट आवर टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, हैव ए गुड डे।